आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष या सज्जन कहें या फिर समाज सेवा कहें, ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो अपने सामाजिक कार्यों के चलते राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से सम्मानित के हाथों सम्मानित हो चुके हैं और बेतालघाट क्षेत्र सहित पूरे नैनीताल जनपद में एक जाना पहचाना नाम हो चुके हैं अपने सामाजिक कार्यों के चलते। उनका जो सपना है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों को लेकर के वो काफ़ी कार्य कर रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। राहुल अरोड़ा जी हैं बेतालघाट से। वैसे बेसिकली यहाँ के हैं नहीं, लेकिन यहाँ इनका ससुराल है, लेकिन अभी यहीं के हो चुके हैं और पूरा बेतालघाट इनने एक प्रकार से कहें कि गोद ले लिया है। तो उनसे आज मुलाकात कराएंगे आपकी। राहुल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त डिजिटल मीडिया कुमाऊं वाणी में। तो पहले तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? इतनी एनर्जी ये हमारे, जो मेरा भी मानना है और हमारे सभी क्षेत्रवासियों का मानना है, हमारे यहाँ बेतालेश्वर महादेव मंदिर है और नकोबू मंदिर है और देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी पावर्स हैं। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि बेतालघाट में इतनी पावर है कि मेरा आचार विचार, मेरा कार्य करने की क्षमता, मेरी विचारधारा सब बदल दी। और ये देवी शक्तियाँ हैं जो मुझसे ये कार्य करवाती हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ। इन कार्यों को करने वाला, कराने वाले वही हैं। मैं एक अपने आप को निमित्त मानता हूँ। मतलब एक अपने निजी खर्चे पे, निजी उस पे एक आपका वो इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, आप खासतौर पे बेतालघाट के लिए। तो यहाँ के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आपने खेल प्रतियोगिताएं शुरू की हैं। साथ में आपने स्वास्थ्य को लेकर के भी कई कदम उठाए हैं, अस्पताल का निर्माण हो रहा है और शिक्षा को लेकर के भी आप काफ़ी अच्छे कदम उठा रहे हैं। तो इतनी एनर्जी में मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर राहुल अरोड़ा है कौन और इतना कुछ कर कैसे रहा है? मेरे को तो नहीं लगता कि इतना कुछ हो रहा है, जितना थोड़ा बहुत मैं कर पाता हूँ। क्षेत्र के युवाओं के लिए एक जिम बनाया है, खेल महाकुंभ हुए, युवा नशे से दूर रहें और एक छोटी छोटी राशि लगती है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता इसमें। जिम को मैं कहता हूँ आज जिम सेटअप करने में कोई 2 ढाई 3 लाख रुपए लगे होंगे। आज कम से कम 50-60 लड़के उसमें अपना अभ्यास करते हैं, जिम करते हैं, नशे से दूर रहते हैं। तो छोटे छोटे प्रयासों से बहुत अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फील्ड तैयार हुआ है, भविष्य में बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे। तो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया जाता इसमें। तो सब लोग सहयोग भी करते हैं तो आराम से हो जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं रोजगार की। तो रोजगार एक बड़ी समस्या है, पलायन हमारे पहाड़ी क्षेत्र से बड़ी समस्या है और मुझे नहीं लगता है कि कुछ समय से पलायन अधिक हुआ है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो इसकी दिशा में आपके द्वारा काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आज बेतालघाट में शायद आपके थ्रू या आपके समिति के थ्रू काफ़ी अच्छे लोगों को रोजगार मिला है। तो उसमें क्या क्या प्रमुख हैं? मेरे जीवन का जो लक्ष्य है मैंने लिया है, हर आदमी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य लेता है। तो मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है शिक्षा को लेके हमने एक अभी भवन का निर्माण किया है और शासन में हमने पिछले 1-1.5 साल से अर्जी लगा रखी है, जिससे यहाँ हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। बच्चे यहाँ से दिल्ली या और प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ या बॉम्बे ऐसे जगह ना जाएं और बेतालघाट में हमारे उत्तराखंड के बच्चे यहीं अपनी शिक्षा ग्रहण करें, उच्च शिक्षा यहीं ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, बाहर ना जाएं। तो उसके लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो भी हम अपने एनजीओ के थ्रू, नो प्रॉफिट नो लॉस, जो भी उसमें मिनिमम जिससे इनका संचालन चलता रहे, उस पैटर्न पे हमने उसको सेट करने का सोचा है। तो उसके लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, अगर बच्चे यहाँ अच्छे शिक्षित हो जाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे, दिन भर अपना सुबह स्कूल गए, शाम को घर आ गए, तो घर वालों को भी सहयोग करेंगे, घर में भी अपना हाथ बटाएंगे। तो बाहर जाने से किराया, खाना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। एक परिवार पूरा, मेरा मानना है, डिस्टर्ब हो जाता है बच्चे के जाने से। और कई सब बार देखा जाता है बच्चे वापस ही नहीं आते, जो दिल्ली चले गए, बाहर चले गए, पढ़ने के लिए चले गए, बाद में नौकरियां लग गए, बुजुर्ग बेचारे उत्तराखंड ही रह गए, वो वापस ही नहीं आ पाए। बहुत ऐसे मैंने परिवार देखे हैं, उनकी पीड़ाएं देखी हैं। बुजुर्ग लोग यहीं पड़े हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ बच्चे पैसा भेजते हैं, कुछ नहीं भी भेजते। तो मेरा प्रयास है कि यहाँ का बच्चा यहीं शिक्षित हो, यहीं क्षेत्र के लिए काम करे, क्षेत्र को और आगे बढ़ाए और अपने परिवार का देखरेख करे। तो उसमें मेरा एक प्रयास जारी है। तीसरा जो आपका सपना है, स्वास्थ्य को लेकर आपके द्वारा काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ में इससे पहले कई आयोजन किए गए हैं, जैसे आपके हेल्थ कैंप लगाए गए, लगातार पिछले कुछ दिनों से हेल्थ कैंप लग रहे हैं। और सबसे बड़ा जो आपका सपना है, निर्माणाधीन अस्पताल है, वो मेरे ख्याल से जो मैंने अभी देखा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है।
तो इसमें आगे क्या क्या रहेगा और कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी? अभी हमारा 10 बेड का जो है अस्पताल का परमिशन हमने नैनीताल सीएमओ से लिया है, और हमारा प्रयास है कि कोई जो महिलाओं की बहुत यहाँ परेशानी है, महिलाओं को जो है ऐसे ऐसे रोग हैं जो नहीं किसी को कह पाती, और महिला डॉक्टर का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जितने भी हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, देखा गया है आज सब रेफर सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। मशीनें होने के बाद भी, डॉक्टर होने के बाद भी, दवाई होने के बाद भी उनको आगे रेफ़र कर दिया जाता है, और रेफ़र करने के बाद वो यहाँ से हल्द्वानी, हल्द्वानी से दिल्ली, और दिल्ली में कोई इतनी भीड़ है कोई पूछने वाला नहीं है। तो बड़ी समस्याएं हैं लोगों की। तो उसके लिए हमने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो स्वास्थ्य के लिए एक अस्पताल का परमिशन लिया गया है, निर्माण चल रहा है। मेरी कोशिश ये है कि कुमाऊं जो हमारे बेताल घाट से अल्मोड़ा, रानीखेत और ऊपर जितना भी कुमाऊं का स्वास्थ्य का जो पीड़ित मरीज हैं या जो भी पीड़ित हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो गर्म पानी के बाद रामनगर या हल्द्वानी को ना जाके बेताल घाट को आएँ, और हम उनका पूरा प्रयास करेंगे। हम अस्पताल से भी और आयुर्वेद से भी, आयुर्वेद भी हम यहाँ अपने खेतों में लगा के कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद से भी जो ठीक हो सकें उनको आयुर्वेद से ठीक करें, जो नहीं हो सकते एलोपैथी वाले हैं उनको एलोपैथी से ठीक करें, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उनको हम दिल्ली या देहरादून, जहाँ भी हमें लगेगा कि मरीजों को आराम मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, हमारी कोशिश रहेगी, हमारी एक निस्वार्थ एम्बुलेंस है हमारे पास, हम उस एम्बुलेंस से उनको उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसकी जो भी समस्या है उसके ऊपर उसकी समस्या का निवारण हो। अच्छा, ये अस्पताल कब तक शुरू हो जाएगा? अस्पताल का मैंने आपसे कहा हमारा जो नीचे विकास भवन वाला भवन है, जी। अभी हम वहाँ से चला रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा इसको बनने में भी समय लगेगा। जी। अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जी। और हम डॉक्टरों के इंतजार में हैं कि जैसे ही हमारे डॉक्टर अपॉइंट हो जाते हैं, जी जी। तो उसी जैसे हमारे डॉक्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो हम उसको जो है नियमित रूप से डे टू डे स्टार्ट कर देंगे। एक आखिरी सवाल आपके लिए, खास तौर पर जब किसी का जन्मदिन होता है, हमारा जन्मदिन होता है, तो हम परिवार के साथ कहीं बाहर जाते हैं या फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हैं या घर पर मनाते हैं, तो हम पिछले कुछ सालों से आपको देख रहे हैं कि आप अपना जन्मदिन लोगों के साथ मनाते हैं, बेताल घाट वासियों के साथ मनाते हैं, जिसमें मैंने भी आज देखा कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग थे, और खासतौर पर महिलाएं तो कम से कम सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की थी। तो कैसी अनुभूति होती है और ऐसा कैसे मैनेज करते हैं कि परिवार के साथ अलावा इतने लोगों के साथ जन्मदिन मनाते हैं? ये लोगों का प्रेम है और लोगों का विश्वास है, और एक इंतज़ार रहता है सब लोगों को यहाँ की 21 जनवरी को हम जो है जन्म दिवस पे जाएंगे, और एक बिल्कुल एक अलग ही लोगों में एक मैं देखता हूँ एक विश्वास सा जगह रहता है कि भाई हम इस कार्यक्रम को हर साल, मतलब मैं ना भी मनाना चाहूँ, इस बार थोड़ा सा वो भी था, बट लोगों का बड़ा वो रहा कि नहीं नहीं हम आप ना भी मनाओ तो हम इस प्रोग्राम को मनाएंगे, आप सिर्फ आ जाना। इस बार मेरे को ये सुनने को मिला, क्योंकि मैंने कहा था 22 तारीख का काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, सब मंदिरों में प्रोग्राम है, और कुछ व्यक्तिगत भी समस्याएं थी, तो मगर बात रखने के बाद भी हमारे जितने भी समिति के लोग थे उन्होंने नहीं मानी कि आप अपना समय दे देना, तो प्रोग्राम हम मनाएंगे, तो आप सिर्फ आ जाना। तो अब उसको कौन मना कर सकता है फिर? तो मुझे अच्छा लगता है। अब सुबह से आप देखो मैं 10 बजे से यहाँ पे हूँ, और ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। एक समाज हित का सवाल है, युवा नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या संदेश देना चाहिए युवाओं को और कैसे इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है? नशे के खिलाफ तो देखो हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन है, इनको सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जब हमें पता है, आपको पता है कि यहाँ नशा बिकता है, तो क्यों नहीं उस पर रोक लगती? हमें पता है बेताल घाट में यहाँ नशा बिक रहा है, ड्रग्स बिक रही है, स्मैक बिक रही है, फला आदमी पी रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको पकड़ के बंद किया जाता? कोई ना कोई मिला भक्ति होगी, या सरकार इस पे कदम नहीं उठा पा रही, तो वो उसका जवाब बेटर है वही दें जो इसके जिम्मेदार हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनको शासन ने, प्रशासन ने, आम जनता ने चुना है, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्षेत्र में इस तरह का काम ना हो। और सब तरह के जायज़ नाजायज़ काम होते हैं, और शासन प्रशासन उसमें अपना अगर अच्छे से अपना जिम्मेदारी को निभाए तो मुझे नहीं लगता कि नशे पर रोक लग सकती है। 100% लग सकती है। एक आखिरी सवाल जो मेरा नहीं है, लोगों का है। लोगों का कहना है कि राहुल एक अच्छा व्यक्तित्व है और आज पूरे जनपद में एक अच्छा नाम हो चुका है, अच्छा जाना पहचाना नाम हो चुका है, तो अगर वो चुनाव लड़ता है तो आराम से चुनाव जीत जाएगा, क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले भी बताया कि मेरे पास
मैं अपना व्यापार करता हूँ और पिछले 24-25 साल से मैं अपने व्यापार से जो लोगों का भला कर पाता हूँ, वो मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मेरे लिए मेरा परिवार बेताल घाट है। मैंने सबके बीच में बोला कि मेरे परिवार से पहले मेरे लिए बेताल घाट है। बेताल घाट का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर साथी मेरे लिए पहले वो अहम है, मेरे परिवार से ज़्यादा। तो मैं पहले अपने परिवार को देखूंगा। जिस दिन मेरे परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मुझे अपना और विस्तार करना होगा, तो मैं अपने व्यापार से, जब तक मेरा व्यापार चलेगा तो मैं कभी भी इस पॉलिटिक्स की लाइफ में नहीं आना चाहूँगा। और जिस तरह मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने कार्यों से बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। राजनीति में मेरे आने का कोई 1% भी इरादा नहीं है, ना मेरा विचार है। बट सब लोग कहते हैं बार बार, आप भी अपना प्रश्न रखते हैं, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि मेरे भगवान से यही चाहूँगा कि मेरा काम, मेरा व्यापार इसी प्रकार चलता रहे और मैं जिस तरह सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उससे। मुझे 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने भगवान के आशीर्वाद से जो काम कर रहा हूँ, वो आशीर्वाद भगवान का मुझ पर बना रहे और मैं इसी प्रकार उनके आशीर्वाद से काम करता रहूँ। मैं यही अपने देवभूमि उत्तराखंड से ये कामना भी करता हूँ और ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इसी प्रकार मैं जो है कार्य करता रहूँ और भगवान का और देवभूमि का मेरे पे आशीर्वाद बना रहे